अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं तुर्की में मौजूद हूँ और इस्तांबुल में मौजूद हूँ, जो कि कल्चर का एक हब है। और ये शहर वो, और ये खुसूसन बिल्डिंग वो है जो जिसने बहुत सारे अदवार देखे हुए हैं, जिसमें बेजेंटीनियर एक टाइम पे बेजेंटीनियन अम्पायर रही है यहाँ पर, फिर उसके बाद रोमन अम्पायर यहाँ पर रही है, फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का एक गढ़ रहा है। और ये वो एरिया है सारा जो कि खिलाफत उस्मानिया का गढ़ रहा है। और इस बिल्डिंग ने अभी रिसेंटली, किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन इन्होंने इसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है इस दौर में दोबारा से। बेसिकली एक चर्च था, कलीसा था, फिर कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद जो है दोबारा कलीसा बना, और फिर अभी रिसेंटली फिर इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है इस्लामिक सेंटर के अंदर। और फिर इसी के सामने आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रही है, बेसिकली इट्स अ ब्लू मॉस्क। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दूर जाऊंगा तो आपको नज़र आएगी। ये भी बड़ी एक हिस्टोरिक मॉस्क है, बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है इसका जो आर्किटेक्चर है। फिर इस तरीके से इस साइड पर और भी कुछ इमारतें हैं, सुल्तान अहमद मॉस्क है। फिर इस साइड पे बाज़ार है सारा, ये सारा एरिया, इसे ओल्ड तुर्की कहते हैं, ओल्ड इस्तांबुल कहते हैं, सॉरी। फिर इसी तरीके से इस साइड पर इसी जैसे हाया सोफिया जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाया सोफिया के बैक साइड पर तोपकपी पैलेस है, जहाँ पर म्यूज़ियम भी मौजूद है, जिसके अंदर बहुत सारे शानदार आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे शानदार पुराने चीज़ें रखी हुई हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती है, जिनकी एक हिस्ट्री है। बड़ा मज़ा आता है इनको देखकर और जानकर। तो अभी मेरे साथ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं जो कि मेरे साथ इस ट्रिप में मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं उनसे भी आपका तारुफ़ कराता जाता हूँ कि मेरे साथ कौन मौजूद है, और थोड़ा सा हम बात करेंगे इनके साथ कि कैसे कल्चर जो है यहाँ पर, इसको क्यों कल्चर का एक हब कहा जाता है। और मेरे साथ मौजूद है इकबाल साहब। इकबाल साहब, हेलो। इकबाल साहब, आप कैसे देखते हैं इस्तांबुल को? क्या नज़र आता है आपको इस्तांबुल के अंदर? क्यों इस्तांबुल जो है वो एक कल्चर का हब कंसिडर किया जाता है? क्या वजह है? नहीं, एक तो ये है कि काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इस इलाके की, और फिर तुर्क ज़ाहिर है ओटमन और ये वो इतना लंबा चौड़ा एक हिस्ट्री है। पर मुझे लगता है कि जो एक अहम बात ये हो सकती है कि जो तुर्क ख़ास तौर पे उनका अर्बन एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, जो कि अदरवाइज़ मुसलमान मुल्कों में कम है। मतलब ज़्यादा देहाती किस्म के लोग हैं या कबायली हैं, तो ये भी होता है इस तरह से। पर ये कि इनकी सेटल लाइफ की तारीख बड़ी है, तो वो एक मेरा ख्याल है कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। और फिर अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कि ये लोग कभी गुलाम नहीं रहे हैं, बहुत तो वो एक बहुत प्राइड लेते हैं कि हम कभी गुलाम नहीं रहे हैं। तो उससे मेरे ख्याल चीज़ें बड़ी बदल जाती हैं। सही। और वैसे आपको, जब आप दुनिया आपने भी घूमी है, बहुत सारे मुल्कों में गए हैं, क्या चीज़ इस शहर को, इस मुल्क को मुमताज़ करती है बाकी शहरों के, बाकी कल्चर्स से? अभी तो मैंने बहुत थोड़ा सा इसको देखा है, पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे इंटरेस्टिंग बात ये भी लगी है कि जो जैसे हम जिस एरिया में हैं, ओल्ड सिटी, इसको जिस तरह इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, वो कोई इस तरह से नहीं प्रिजर्व किया कि जी आप जैसे कल्चर, कोई मुर्दा कल्चर है उसको बचा के रखते हैं, पर जस्ट ऑर्डिनरी लाइफ है यहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि जी को टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है। और तो मतलब अगर आप ओल्ड सिटी में जाएं तो आपको वही लगेगा, मोहल्ले हैं और एवरीथिंग और लाइफ। तो ये जो है ना, उसका जो ऑर्डिनरीनेस है मुझे वो बहुत पसंद आई है कि उन्होंने लाइफ को रखा है, ऐसे नहीं है कि जी। अच्छा, एक बरआज़मों के इंटरसेक्शन पे ये एक शहर मौजूद है जो कि इस चीज़ की भी प्राइड लेता है कि हम यूरोपियन कल्चर से भी बहुत ज़्यादा करीब हैं, बल्कि बहुत सारे लोग यूरोपियन कल्चर के साथ अपने आप को एसोसिएट भी करते हैं। तो ये बात एक ही मुल्क के अंदर रहते हुए कैसे जो है ना लाइफ को इम्पेक्ट करती है? कुछ इसके पॉजिटिव या कल्चरल पहलू देखते हैं आप? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जो जैसे एक बड़ा एक डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस है। और अगर देखा जाए तो जिसको हम तुर्क कह रहे हैं, वो तो शायद अगर कुछ तहजीबों के हवाले से देखें वो दूसरी तरफ से आए थे। तो ये जो एक इत्मीनान है कि लोगों के इतने मुख्तलिफ लोगों का ऐसे इकट्ठा होना, सदियों में मुख्तलिफ चीज़ें होना, और उस पर एक बिल्कुल, और उस पर मज़ा करना है, मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये
जो इंसानी तजर्बे के लिए बड़ी ज़रूरी। एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप चीज़ों को कबूल करते हैं, चेंज आ रही है, लेकिन आप पूरी डाइवर्सिटी को कबूल करते हैं, यू नो। जैसे यहाँ पे शक्लों में देखें मुख्तलिफ आपको हर किस्म का टच मिलेगा। एग्जैक्टली। और वो सारे तुर्क होंगे। हम भी तो पाकिस्तानी और मेजॉरिटी पाकिस्तानी कहते हैं और फ़ख्र करते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन इस मुल्क में और उन ममालिक में बहुत डिफरेंस है। हमारे जो साउथ एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या बाकी और भी कंट्रीज़ हैं, हम क्या सीख सकते हैं इनसे? मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा हमारे अंदर थोड़ा हम ज़्यादा ओपन होकर देखें तो इवन पाकिस्तान में जितना मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लोग हैं, ज़मीनें हैं, जितने नज़ारे हैं, जितने माउंट्स हैं, जितना कुछ है, तो अगर हम अपने आप को कबूल कर लें, अपने आप से दुश्मनी छोड़ दें, हसद अपने आप से ही छोड़ दें। सही। हमने जो अपने खिलाफ जंग की हुई है, वो बड़ी अजीबोगरीब है कि देखें हमारा साउथ एशियन एक पास्ट है, सेंट्रल एशिया के साथ भी रिलेशन है, हमारे रीजन भी हैं, हमारी अपनी ज़ुबानें भी हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम मान लें तो हम बहुत मज़े में आ जाएंगे मेरा ख्याल है। ये नहीं, अपने आप को कबूल अगर हम कर लें तो यही सबक है मेरा ख्याल है इनसे लिया जाए। मसाइल आजकल हमारे मुल्क में या हमारे जैसे मुल्कों में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रिलीजियस रवादारी की, मजहबी रवादारी की बात करते हैं या कल्चरल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ आप सजेस्ट करते हैं, हम कैसे अपने आप को तब्दील कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि उसमें तो शायद लोगों का इतना मसला नहीं होता, लेकिन जैसे दुनिया में भी देखें जितनी लड़ाइयाँ ये वो जो नेशनलिज्म और स्टेट वगैरह के बनने से हुआ है, उससे पहले शायद लोग आपस में इतने मसाइल नहीं होते थे मुख्तलिफ लोगों के। पर हम उससे ये मेरा यही ख्याल है कि हमें एक इंडिविजुअल के तौर पे भी और ग्रुप के तौर पे भी अहम बात यह है कि हम इन चीज़ों को ना सिर्फ तस्लीम करें बल्कि इनको ज़रा मज़ा लेने की कोशिश करें। कि इवन आप देखें, मतलब हम जैसे आप इस्लामाबाद में होते हैं, मैं लाहौर में होता हूँ, हम सिर्फ मोटरवे पे जाएं तो कितनी ज़मीनें बदल जाती हैं, कितने लोग, कितने लहजे। तो ये तो बड़ी, आप कहना चाहिए कि ये तो मतलब अल्लाह की नेमत है, तो आप इसको नहीं ठुकराना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की इकबाल साहब ने। इकबाल साहब जो हैं वो माने जाने हमारे लाहौर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और बड़ा काम है उनका ह्यूमन राइट्स पे और डाइवर्सिटी के ऊपर, खुसूसन यूथ को एम्पावर करने के हवाले से। और यही जो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, जो कि कल्चरल कोहिसिवनेस है या टॉलरेंस है, उसके हवाले से, और ये सारी चीज़ें इस वक्त गहरी नज़र रखते हैं। और मेरे ख्याल में जो बातें इकबाल साहब ने कर दी हैं, अगर हम इसमें से कुछ पर फोकस कर लें जो कि वाकई फोकस करने वाली हैं, खुसूसन ये कि हम बाकी मज़ाहिब को, बाकी कल्चर को भी अपने हमारे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बहुत सारे कल्चर हैं, उनको एक्सेप्ट करें, उनको जगह दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको इंजॉय करें। इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल जो हमारे पाकिस्तान में हैं वो ख़ुद ही सॉल्व हो जाएंगे, और ख़ुद से नफ़रत करना छोड़ दें। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात जो इकबाल साहब ने की है वो यही है कि ख़ुद से अगर हम जो अपने साथ जो दुश्मनी है उसको ख़त्म कर दें, अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अफाका होगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों ही जो नाज़रीन, ये दोनों ही जो ये जो ब्लू मॉस्क है मेरे पीछे, और फिर ये जो कलीसा रहा है एक दौर में हया सोफिया, इसके अंदर मैं आपको इसका दौरा भी कराऊंगा और बाकी वहाँ चल के बात करते हैं। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि हया सोफिया के अंदर हम इस वक्त हॉल में, मेन हॉल में मौजूद हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो शानदार बिल्डिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो कई दहाइयों तक, बल्कि कई सदियों तक पहले चर्च रही है, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया और फिर अब दोबारा ये मॉस्क बन गई है। लेकिन इससे पहले 2017 से पहले या 18 से पहले शायद ये एक म्यूज़ियम के तौर पर जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर दोनों मज़ाहिब का इम्तिज़ाज पाया जाता था। इसको एक कल्चरल सेंटर का एक दर्जा हासिल था, और यहाँ पर म्यूज़ियम भी था, अभी भी शायद है। आई ट्राई टू फिगर इट आउट, बट इट्स वेरी वेरी नाइस। लेट मी शो यू अराउंड।
इस वक्त आप इसकी ये मेन जो रूफ़ है वो देख रहे हैं, कितनी शानदार तरीके से इस डोम को बनाया गया है। उस डोम के साथ और भी छोटे छोटे डोम्स हैं जो कि बाहर से भी नज़र आते हैं और अंदर से इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये देख सकते हैं आप, ये एक डोम है, इसके साथ और नीचे सब्सिक्वेंट 3 और डोम्स हैं, ये देख सकते हैं। और ये जो डोम हैं ये मुख्तलिफ़ अतराफ़ में हैं। इसी तरीके से एक डोम जो है, जो मेन डोम के साथ मौजूद है, वो ये है, और फिर इसके साथ और भी छोटे छोटे डोम्स मौजूद हैं। गुंबद शानदार तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन ये जो आर्किटेक्चर है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर या मुस्लिम्स का आर्किटेक्चर नहीं है। बेसिकली इट वाज कंस्ट्रक्टेड वे बैक लाइक इन 357 AD। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट, बट तकरीबन आज से 1700 साल पहले। और फिर बिजेंटेनियन अम्पायर जब यहाँ पर कायम थी उस वक्त ये बना, और फिर इसके बाद रोमन्स आए, क्रिश्चियंस ने इसको चर्च में कन्वर्ट किया और काफ़ी अरसे तक ये चर्च रहा। और इसके साथ ये भी पता चलूँ कि जो 7 चर्चेज़ बड़े मशहूर हैं दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी के हवाले से, क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री के अंदर, वो भी तुर्की में ही मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो कैथोलिक्स का एक टाइम था उसमें यही मेन सेंटर था कैथोलिक्स का। अभी जैसे एक मिसकंसेप्शन है हमारे जहनों में कि शायद जो सेंटर है वो वेटिकन है, रोम है चर्चेस का, लेकिन नहीं, ये उससे ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर है और सारा सेंटर जो उनके मज़हब का था, क्रिश्चियनिटी का, वो ये है। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेन, जब से ये मस्जिद कन्वर्ट हुई है तो ये वो मेन जगह है जहाँ पर इमाम खड़े होते हैं और मस्जिद के अंदर नमाज़ होती है। लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल ऊपर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देख सकते हैं आप, और बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। और इसी तरीके से राइट साइड पर इसके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरीके से यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जो जहाँ से हम एंटर होते हैं यहाँ पर इसके बिल्कुल राइट साइड पर जैसे हम एंटर होते, लेफ़्ट साइड पर जैसे एंटर होते हैं, हज़रत अली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम दर्ज है। मेन फानूस इस बिल्डिंग के अंदर ये है। इसको मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप इसको देखिए। और ये भी बहुत पुराना यहाँ पर नस्ब है, इसको रेनोवेट ज़रूर किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से नीचे से कि कितना शानदार ये है। बहुत खूबसूरत। और इस तरह के फानूस आप और भी बहुत सारे देखेंगे छोटे छोटे, जो कि यहाँ पर जगह जगह पर नस्ब हैं और इस पूरे हॉल को रोशनियों से मुनव्वर किए जाते हैं। इस बिल्डिंग के, जिसे हम हाया सोफिया कहते हैं, लोग इसे हागिया सोफिया भी पढ़ते हैं, हाजिया सोफिया भी पढ़ते हैं, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज़ हाया सोफिया। इसके मल्टीपल फ्लोर्स हैं, और एक फ्लोर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप इसको पीछे बालकनी से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी। और इसका एक ऊपर जो मेन फ्लोर है वो यहाँ पर है, तो प्रॉपर तरीके से इसका एक कॉरिडोर बनाया गया है, ये देख सकते हैं। और इट्स एक्सेसिबल, आप इसको यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और डोम को बिल्कुल करीब से भी देख सकते हैं। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग।